Hello everyone, a very good afternoon to everybody. I hope you guys are doing well. I hope कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे and you guys are super duper ready for the session. So do let me know in comment section everybody, are you guys excited for the session or not? मुझे comment section में सभी के सभी लोग बता दो आप सभी लोग excited हो सेशन के लिए या नहीं, and do give me a thumbs up everybody and a very warm welcome on Unacademy class 7 standard channel. So चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो आर यू गाइज रेडी? डू गिव मी थम्स अप एवरीबडी, हमें थम्स अप दे दो अगर आप रेडी हो बिल्कुल सेशन के लिए. सो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं session. In case you missed it my last session, so my last session was on water chapter, important MCQ I have discussed there. तो जल्दी से जाकर आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से जाकर उस सेशन को देख लेना है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट MCQ मिस ना करें वाटर चैप्टर का. इफ दिस चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जाम तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जाकर फटाफट से देख लो. राइट, आपको वीडियो सेक्शन में ये चैप्टर मिल जाएगा. ओके, next what we are going to have in the session, we are going to have about important topics. हम सारे के सारे important topics पढ़ेंगे regarding water chapter, regarding soil chapter, regarding you know न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल हो या फिर आपका हीट हो, लाइट हो, कोई भी चैप्टर हो, सबके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आज हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं. ये एक वन स्टॉप सेशन होगा फॉर ऑल द सेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए. सो बी रेडी गाइस, जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो, शेयर कर दो लिंक उनमें. अगर आपने अभी तक नहीं की है तो फटाफट से क्या करना है, फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स में लिंक को शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन को मिस ना कर सके, क्योंकि उनके भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके लिए भी सेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए है. तो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी जरूर से जरूर शेयर करें. तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन की. माय नेम इज प्राची सिंह. बच्चों वेलकम टू द सेशन एंड आई हैव डन माय मास्टर इन कॉमर्स. मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है. It's more than 1500 students. I also worked as a roto artist. Yes, I'm having experience of 1.5 years because I was offline teacher also. I taught offline also as well as online. So yes, मेरे पास 1.5 year का teaching experience भी है. Okay, so remember my name, Prachi Singh is my name, and Unacademy, my code is on Unacademy app, that is Prach. ये मेरा कोड है. इफ यू वांट टू गेट सब्सक्रिप्शन, इफ यू वांट टू परचेज सब्सक्रिप्शन, तो यू विल गेट 10% का ऑफ, इंस्टेंट ऑफ मिलेगा आपको अगर आप मेरे इस कोड को अब यूज करते हो बच्चों. या फिर अगर आप कोई भी फ्री बेनिफिट्स लेना चाहते हो अनअकैडमी पे, वेदर दी स्पेशल क्लासेस, वेदर दी योर अनअकैडमी पे योर क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज, तो आप उसके लिए भी इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो. PRACH ये मेरा कोड है. सो रिमेंबर दिस कोड, दिस इज अ जादवी कोड फॉर ऑल ऑफ यू, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. टेलीग्राम के लिए मैं बताना चाहूंगी आपको, अनअकैडमी 7th क्लास का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है. आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं वो भी मैं आपको बता दूं. यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स देयर. लाइव अपडेट्स मिल जाएगी आपके फेवरेट एडुकेटर्स की. जितनी भी आपके सेशंस होने वाले हैं चैनल पे वो आपको वहीं पे उसकी लिंक मिल जाने वाली है. नोट्स, आपको सेशन के बाद नोट्स की बड़ी जरूरत पड़ती है ना, प्रिपरेशन के लिए नोट्स की बड़ी जरूरत पड़ती है, तो नोट्स PDF भी वहां आपको अवेलेबल कराए जाएंगे. साथ ही साथ इफ यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी देयर, यू कैन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टीम. आप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो. These facility you are getting on the Unacademy का टेलीग्राम ग्रुप पे, 7th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी. तो इफ यू फाइंड दिस वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड अदर थिंग्स, तो यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली. आप अभी ज्वाइन कर सकते हो और आपको लिंक कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आर गेटिंग द लिंक. ओके बच्चों, सो यू कैन ज्वाइन देयर. साथ ही आपको मैं अपने YT के स्केड्यूल के बारे में बता दूं तो अनअकैडमी क्लास 7 पे मेरी क्लास दो बजे नहीं 3 बजे होती है ना. मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास 3 बजे होती है. संडे को मेरी क्लास 10 AM यानी कि मॉर्निंग पर होती है. ठीक है बच्चे. अनलर्न 6 to 8 पे मेरी क्लास कब होती है, मंडे ट्यूसडे को मेरी क्लास होती है 1 PM पे, यानी 2 दिन 1 PM पे, एंड 1 डे ऑन वेडनेसडे एट 12 PM, 12 बजे होगी दोपहर में. अनअकैडमी 6 पर मेरी क्लास फ्राइडे एंड सैटरडे यानी कि 2 दिन होगी, 1 PM पे ये मेरी टाइमिंग होगी. तो फटाफट से ये सारे स्केड्यूल है मेरे, इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो. कोई भी बच्चा मेरे सेशंस को मिस नहीं करेगा. राइट,
आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स न्यू इन अनअकैडमी, राइट? अनअकैडमी में क्या ऐसा नया आया है? सो AAD के बारे में एवरी टीचर, एवरी एजुकेटर इज टेलिंग यू कंटिन्यूअसली, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अमेजिंग फीचर आउट देयर इन अनअकैडमी ऐप. So what you can do, you have to just follow very easy steps. You can just go to the app, वहां पे आस्क डाउट पर क्लिक करना. यहाँ पे आपके हर डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे बच्चों. जो हेजिटेशन होती है आपको कि नहीं मैं कैसे डाउट पूछूं इतने सारे बच्चों के बीच में, वो हेजिटेशन को अब आपको नहीं रखना है. डायरेक्ट आप अपने डाउट को अपने टीचर से पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली. सो क्या करना है, आस्क डाउट पे क्लिक करना है. जस्ट सिलेक्ट टेक अ पिक्चर या फिर चूज इट फ्रॉम गैलरी. अगर ऑलरेडी यू हैव टेकन पिक्चर तो चूज कर लो गैलरी. अगर आपने पिक्चर नहीं लिए बच्चे तो पिक्चर क्लिक करो, उसको सेलेक्ट करो, जो भी है पिक्चर उसको सेलेक्ट करो. उसके बाद उसे क्रॉप करना है. जहां तक आपका क्वेश्चन है वहां तक क्रॉप कर दो. क्रॉप इट दैट एंड हाईलाइट ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चन. हाईलाइट कर दो, देन जस्ट सेंड इट. जब सेंड करोगे तो इट विल आस्क कि कैन यू टेल मी दैट कि इट इज फॉर विच सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री. चूज कर लो जो भी डाउट आप पूछ रहे हो. जब आप चूज करोगे तो देन यू हैव टू जस्ट सिट टाइटली एंड जस्ट रिलैक्स, बिकॉज आफ्टर एन आवर यू विल गेट द वीडियो सोल्यूशन देयर. आफ्टर एन 1 आवर, 2 आवर, हाफ एन आवर और 15 मिनट जब भी है, यू विल गेट डेफिनेटली देयर अ सोल्यूशन. आपको वहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा. तो आपको क्या करना है बच्चों, फटाफट से जितने डाउट्स आपके दिमाग में हैं जाकर पूछ लेना है, सो दैट आपके कोई भी डाउट माइंड में ना रह सके और आपको सारे डाउट के सोल्यूशन यहीं पर मिले. राइट? तो जाकर सारे के सारे डाउट्स पूछ लो. एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट इज देयर कि if you are knowing a person who is passionate about teaching, who is in love with teaching and who wants to do teaching, अगर उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे उसके इस हुनर को निखारा जा सके, तो आप अपने उस इंसान को, अपने उस फ्रेंड को, अपने सिबलिंग्स को, उस रिलेटिव को बता सकते हो कि अनअकैडमी इज जस्ट लुकिंग फॉर दैट पर्सन हु इज इन लव विद टीचिंग. एंड यस, इंडिया का नेक्स्ट टॉप एडुकेटर बनने के लायक होगा वो. सो अनअकैडमी फिनिक्स पॉइंट 20 पर वो जाकर फॉर्म फिल कर सकता है. आपको उस फॉर्म का लिंक मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाता है बच्चों. तो आपको क्या करना है, फटाफट से बस जाकर उस लिंक को अपने उस इंसान, उस फ्रेंड के साथ, उस पर्सन के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके एंड ऑफ कोर्स अनअकैडमी का हिस्सा बन सके. तो विदाउट एनी डिले जस्ट कॉपी दैट लिंक एंड सेंड इट विद दैट पर्सन, है ना? कॉपी कर लो और भेज दो फटाफट से, ताकि आप उसकी हेल्प कर सको. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सो डू लेट मी नो ऑल ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन, माय ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, डू गिव मी थम्स अप एंड यो एंड सम रेडी इन द चैट सेक्शन कि आप लोग रेडी हो सेशन के लिए या नहीं. जल्दी से बता दो. यस यस यस, आई कैन सी यू, आई कैन सी यू. जस्ट इमेजिन कि मैम कैन सी यू. जस्ट इमेजिन कि मैम कैन सी योर कमेंट्स. तो कमेंट्स करते रहो कि यू गाइज आर रेडी फॉर द सेशन और नॉट. मुझे फटाफट से बताओ, रेडी हो आप सेशन के लिए या नहीं? सो यस, ऑल ऑफ यू, कमन कमन कमन, डू लेट मी नो आप लोग रेडी हो या नहीं. राइट? सो यस, टेल मी आप लोग रेडी हो या नहीं. सो यस, यू गाइज आर रेडी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम सारे के सारे टू से इम्पोर्टेंट जितने भी आपके क्या होंगे टॉपिक्स होंगे उन्हें यहीं पर कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन stop video for all of you, so that you can complete your important topics, so that you can know your important topics and you can concentrate on them, because it's the time जो आपकी examination are coming, and examination are some of you are having your examination right now, some of you have already given. so जिसके बाकी हैं उनके लिए बहुत this is gonna be very helpful. और जो बच्चे अभी आ रहे हैं 7th standard 7th standard में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि वो आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें. ठीक है, चलो फिर हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. सबसे पहला टॉपिक इज ब्लड, है ना? आपको ब्लड के बारे में जानना बहुत जरूरी है. आपको पता है ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है वो है आपका ब्लड, आपका खून. इट हैज अ फ्लूइड पार्ट. उसमें एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसे वी से प्लाज्मा, और उसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं. सेल्स कौन सी है? एक तो आरबीसी, एक तो डब्ल्यूबीसी एंड एक प्लेटलेट्स. यानी कि अगर हम बात करें, वन सेकेंड, अगर हम बात करें फ्लूइड पार्ट की बच्चों, तो फ्लूइड पार्ट हो गया इसका
प्लाज्मा। उसके बाद सेल्स हो गई इसकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि which of the given following are having fluid part, तो आपको ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दिया है, तब आपको टिक करना है ब्लड, क्योंकि वो पूछ रहा है किसमें फ्लूइड पार्ट होता है, तो ब्लड में फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, नाम उसका प्लाज्मा है पर किसमें होता है, होता तो वो ब्लड में है। राइट। सो अब हम बात करते हैं बेटा आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन को। राइट। क्या वर्क है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का वर्क है ट्रांसपोर्टेशन करना ऑक्सीजन को, साथ ही साथ जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है वो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना। क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट इज WBC, जिसे क्या हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका काम होता है बेटा, जो आपके जर्म्स हैं बॉडी में आ रहे हैं उनसे फाइट करने का काम होता है, आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है डिसीजेस से। तो ये सारा का सारा काम, ये सारी की सारी चीजें कौन करता है, ये सारी की सारी चीजें WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। ठीक है, अब दी लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। तो आपने देखा है ब्लड क्लॉटिंग में आपकी जो हेल्प करता है वो नन अदर देन इट्स योर प्लेटलेट। तो उसमें किस सेल का काम होता है, उसमें प्लेटलेट्स का काम होता है। अभी चलो देखते हैं हम व्हाट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। थोड़ा सा कलर दिखा दूं मैं आपको। तो ये जो रेड सा आप देख रहे हो, दिस इज योर आरबीसी। ये जो व्हाइट फ्लूइड आपको दिख रही है, दिस इज योर WBC। ये जो आप फ्लूइड पार्ट देख रहे हो, दिस इज योर प्लाज्मा एंड this yellowish part is your platelets. तो समझ में आ गया, this fluid part is plasma, this kind of a yellow part is your platelets, white आपकी WBC है, red आपका RBC है, और ये आपका क्या है, this is your blood vessels, ये आपकी blood vessels है। तो is it clear to everybody? जल्दी से बताओ, ये क्लियर हो गया सबको? Let's go to next topic. Now what is capillary? ये देख रहे हो, टाइनी नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो टाइनी नेटवर्क्स होते हैं ब्लड वेसल से, जिनसे आर्टरी और वेन्स कनेक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरी। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरी। मोस्टली ये सारे टिश्यूज जो होते हैं आपकी बॉडी के, उनमें पाए जाते हैं जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। कौन कौन सी गैसियस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन के और CO2 के। यानी कि ये दो गैसेस एक्सचेंज जहां पर होता है उसे ही हम कैपिलरी कहते हैं। दिस इज सो स्मॉल दैट योर ब्लड सेल्स इन अ सिंगल फाइल दे कैन पास, है ना, दे कैन पास इन अ सिंगल फाइल, इतना छोटा होता है। सो कैपिलरी का बेसिकली काम होता है कनेक्ट करने का आर्टरीज और वेन्स को। दे आर अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स का क्या है बच्चों, नेटवर्क है। ठीक है, क्लियर हुआ। कैपिलरी बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जामिनेशन में, वन मार्कर में आपका आ सकता है, मतलब MCQ के पॉइंट में भी आ सकता है, फिलअप्स के भी पॉइंट में आ सकता है, या फिर हो सकता है 2 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन में दे दे। तो ये 4 पॉइंट्स है, यू हैव टू मेंशन दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेदर। अभी आप सिंपल से वर्ड में बोलो तो हम अपन लोग इसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं, मौसम। भाई आज का मौसम क्या है, बड़ा सुहाना मौसम है ना, उसी को हम बोलते हैं वेदर, जो पल पल में बदल सकता है। यानी कि अभी धूप है तो हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश होने लगे, है कि नहीं। इट कैन चेंज एनी टाइम, स्पेसिफिक कोई टाइम ही नहीं है उसका चेंज होने का। सो डे टू डे जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की इन अ पर्टिकुलर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, कितना वहां पर रेनफॉल हो रहा है, कितनी वहां पर विंड की स्पीड है, इन सब के टर्म्स में जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसी को हम कहते हैं उस प्लेस का पर्टिकुलर वेदर, उसी को हम क्या कहते हैं, उस प्लेस का मौसम कहा जाता है। अगर हम वेदर की बात करें तो इसका एक एलिमेंट्स होते हैं, इसका क्या होता है, इसका एक एलिमेंट्स होता है, उस एलिमेंट्स को हम कहते हैं टेम्परेचर,
ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, यानी कि इन 4 एलिमेंट्स पे आपका वेदर डिपेंडेंट है। क्या है? इन 4 पे आपका वेदर डिपेंडेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। तो ये सारे के सारे दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दी वेदर। ये वेदर के क्या है बच्चों? ये वेदर के एलिमेंट है। क्लियर? एवरीबॉडी डू गिव मी थम्स अप। क्लियर हुआ आपको या नहीं? जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो, क्लियर हुआ या नहीं? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाइमेट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। एक एवरेज सा पैटर्न होता है ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि काफी समय तक, ओवर यू कैन से फॉर 25 ईयर्स। अगर 25 ईयर्स से एक ही जैसा क्लाइमेट है, एक ही जैसा जलवायु है उस पर्टिकुलर प्लेस का, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। और इसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? इसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। इसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? इसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। तो ये आपको क्लियर है? मुझे थम्स अप करके बता दो कि क्लियर हुआ या नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पेपर में आती हैं तो बिल्कुल यही सारे आंसर्स लिख देने हैं आपको, बिना किसी टेंशन के यही सारे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब हम कौन से? अब हम कुछ सिंबल्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हम कुछ सिंबल पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक के आपके एलिमेंट्स हैं, उनके हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के सिंबल पढ़ने वाले हैं। तो सिंबल क्या क्या है? अगर कनेक्ट कर रही है वायर तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। स्विच ऑन ऐसी पोजीशन हो जाती है आपकी, राइट। स्विच ऑन में कैसा है? ये है आपका स्विच ऑन पोजीशन। अभी बल्ब में आपको क्या करना है? पहले तो यू हैव टू ड्रॉ सर्कल, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, देन दिस इज योर बल्ब का सिंबल। सेल का सिंबल बहुत सिंपल है, दिस इज योर सेल सिंबल। ये आपका स्विच ऑफ पोजीशन में, क्योंकि स्विच ऑफ पोजीशन में सर्किट कंप्लीट नहीं होती। जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट होती है, इसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो करता है। लेकिन जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी तो आपका बल्ब ग्लो नहीं कर सकेगा। इसका मतलब इन द स्विच ऑफ पोजीशन सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीटेड। ओके, बैटरी का सिंबल एट द लास्ट यू कैन सी, दिस इज योर बैटरी सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के हैं, जिन्हें आपको याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी अपने दिमाग में एकदम बिठा लो, ठीक है, एकदम से बिठा लो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो नेक्स्ट है वाटर परसेंटेज। अब हम बात करने वाले हैं वाटर चैप्टर की। इस पे हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है। तो आपको पता है हमारा जो सरफेस है अर्थ का 71% वो पूरा का पूरा कवर्ड है किससे? पानी से है। लेकिन अ वेरी वेरी लेस अमाउंट इज देयर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। 0.006% इज देयर दैट इज फिट फॉर आवर कंजप्शन। हमारे कंजप्शन के लिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट है बच्चों पानी का। पता है ये आपको? ये बात पता होनी चाहिए कि बहुत थोड़ा सा अमाउंट है हमारे कंजप्शन के लिए। तो ऑलमोस्ट दीज all kind of water on the earth is contained in the sea, river, ocean, ponds, lake and ice caps, right? And as a groundwater also in the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में ये ग्राउंड वाटर के रूप में भी अवेलेबल है। और तो और ये जो 71% है, ये कहीं ओशन में है, कहीं रिवर में है, कहीं पॉन्ड्स में है, कहीं आइस कैप्स में है ना। तो अलग अलग तरीकों में ये रिवर प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पे। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज रियली नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। इतना ये जो पानी है ना, ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। दिस the water that is fit for use is called fresh water। जो हमारे यूज के लिए फिट है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है बच्चे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फ्रेश वाटर। क्लियर? तो वाटर के बारे में आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉइल। अब हम थोड़ा सा मिट्टी के बारे में भी जान लेते हैं। तो सॉइल से रिलेटेड बहुत कुछ सुना होगा आपने। सॉइल से रिलेटेड ये भी कहा जाता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। तो ये किसका मिक्सचर है? ये रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस का
इट इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है रॉक पार्टिकल्स ह्यूमस का। ये ऑर्गेनिजम्स के लिए उनका हैबिटेट है ना, ऑर्गेनिजम्स के लिए। अभी मैं बताऊंगी किन किन ऑर्गेनिजम्स के लिए उनका हैबिटेट है। सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर शेल्टर, शेल्टर, फूड एंड क्लॉथिंग, ये इंपॉर्टेंट है शेल्टर, फूड और क्लॉथिंग के लिए भी, राइट। इट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस ऑल्सो, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ऑल्सो, बिकॉज एज यू नो कि प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से अपना न्यूट्रिशंस और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके, ताकि वो फॉर्मली उनके प्लांट में ग्रो हो सके, इसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता चल गए। अभी आपको मेन चीज बतानी बाकी है कि ये ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे हैबिटेट है। तो आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम सुना होगा, जैसे कि सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, है ना, आपने नाम सुना होगा सेंटीपेड्स का, मिलीपेड्स का, राइट, रैट्स के, स्नेल्स, अर्थवर्म, एंट, इंसेक्ट। तो ये सारी की सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सॉइल उनका हैबिटेट है। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई या नहीं कि सॉइल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और तो और सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू पर्पसेस, वो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस का और ट्रांसपीरेशन का, है ना। फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जो है प्लांट, क्योंकि आपको पता है सॉइल से ही वो क्या करते हैं, सॉइल से ही वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशंस, वाटर, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस का और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास वाटर एंड न्यूट्रिशंस हो, इसीलिए सॉइल भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सॉइल से वो वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। अभी अभी हमने वो चीजें देखी ही कि सॉइल एक बहुत नेचुरल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हेल्प करता है वो प्लांट्स की ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि उनको वो सप्लाई कर सके वाटर एंड न्यूट्रिशन, राइट। सॉइल एसेंशियल है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है हमें फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो हैबिटेट है फॉर सेवरल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आंट हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, आपके स्नेल्स हो गए, सेंटीपिड्स हो गए, मिलीपिड्स हो गए, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए ये इम्पोर्टेंस भी होता है, ठीक है। तो ये क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट। अभी उससे पहले मैं बता दूं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन बच्चा, इट इज अ प्रोसेस जिसमें यू प्रोड्यूस यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स ना। यंग वंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच आवर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज गोज ऑन, जिससे हमारी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज एग्जिस्ट, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। दैट आर ऑफ टू टाइप, वन इज सेक्सुअल देन अदर वन इज असेक्सुअल, ठीक है। दो मोड्स होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है बच्चे, देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जो कि जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, जो डेवलप करता है सीड में। क्या करते हैं, जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं जो डेवलप करता है सीड में, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेकेंड वन इज एसेक्सुअल मोड, जिसमें ओनली वन पेरेंट यानी ओनली सिंगल पेरेंट इन इन्वॉल्व, उसमें सिंपल डिवीजन होता है प्लांट्स का इनटू टू और मोर पार्ट्स, जिसकी वजह से फर्दर फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, राइट। फर्दर फॉर्मेशन होगा स्पोर्स का और आगे वो लाइफ कंटिन्यू करेगी। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल में देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है, मेल एंड फीमेल, बट इन एसेक्सुअल देयर इज अ वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। एंड द अदर वन इज, द थर्ड वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन दैट
cell or tissue or any part of the organ of a plant will develop into new organism. यानी कोई भी पार्ट प्लांट के एक नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करेंगे, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो, सब सिमिलर है. ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट भी कि क्या होते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये भी बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो गया. जल्दी से थम्स अप. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है हमें प्रॉपर एक बैलेंस डाइट फूड खाने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी में. बैलेंस डाइट का मतलब होता है दैट कंटेन्स अ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ all the classes of food necessary to maintain all the good and healthy health of us. हम जो भी बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन खाते हैं, बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस आवर इट मेंटेन्स अस आवर बॉडीली फंक्शन, इट प्रोवाइड्स अस ग्रोथ ऑल्सो. तो एक बैलेंस डाइट फूड खाना जरूरी है. आपको पता है अगर आपने कोई भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज. उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज. अगर आपकी बॉडी में किसी टाइप के भी न्यूट्रिशन की कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई, तो उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिसीज. ये भी याद रखना. और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी. व्हेन यू कंज्यूम एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट. जब आप एक्सेसिव अमाउंट में फैट कंजप्शन करते हो तो आपके बॉडी में चर्बी बढ़ जाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चर्बी बढ़ जाना. आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है और इट लीड्स टू कॉज मेनी काइंड्स ऑफ डिसीजेस, है ना. उससे आपको बहुत सारी डिसीजेस हो जाएंगी और उस बीमारी को हम कहते हैं ओबेसिटी. क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं ओबेसिटी. तो इस चीज को भी क्लियर रखना, ठीक है, कि ओबेसिटी क्या होता है. नाउ बैलेंस डाइट के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन हम अभी न्यूट्रिशन के बारे में तो जाने ही नहीं. तो चलो दिखाते हैं न्यूट्रिशन क्या है. सबसे पहला है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. क्या है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो आपके एनर्जी प्रोवाइडर कंपोनेंट है. दे आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट. सेकेंड आपका प्रोटीन है. प्रोटीन विल हेल्प यू इन ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग. ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग में आपको प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा, राइट. नेक्स्ट वन इज विटामिन. इट विल फाइट अगेंस्ट जर्म्स, है ना. आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स हैं उनसे फाइट करने का काम विटामिन का है. फोर्थ वन इज मिनरल. मिनरल विल मेक श्योर all the work of body is performing well or not. Make sure all the organs are performing well or not. Right? All the organs performing well or not. तो ये make sure करने का काम आपका minerals का होता है. बाकी बचे water is helpful in consumption of in absorption of nutrition from food, and dietary fiber will make sure कि all the undigested food of your body goes out through by anus. आपके एनस से सारे के सारे अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाए? बाहर हो जाए बॉडी से. ये मेक श्योर करने का काम डाइटरी फाइबर करता है. तो दिस इज योर न्यूट्रिशन इन फूड. ये आपको समझ में आ गया. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एनिमल फाइबर. अब क्या आ गया? अब आ गया आपका एनिमल्स फाइबर. तो एनिमल फाइबर से पहले मैं आपको फाइबर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. फाइबर कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं. एक होता है जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो किससे बना होता है? जो होता है मैन मेड, केमिकली बना होता है, मेड फ्रॉम केमिकल्स. एंड दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर. इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर. एग्जाम्पल्स आर देयर पॉलिस्टर, रेयॉन, आर्किलिक. ये सारे आपके क्या हैं? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नेक्स्ट आपका आ जाता है नेचुरल. नेचुरल फाइबर में आपके 2 आते हैं बेटा. एक तो एनिमल एंड सेकेंड वन इज प्लांट. एक तो आपका एनिमल है, सेकेंड वन है प्लांट. और प्लांट में क्या आ जाते हैं आपके? प्लांट में आ जाता है आपका जूट,
और कॉटन, और एनिमल में आपका आ जाता है वुल और सिल्क। ठीक है, ये आपका पूरा फाइबर का चार्ट हो गया। इसको याद रखना। कॉटन को वार्म क्लाइमेट में ग्रो करवाते हैं, जूट ग्रो कर सकते हैं रेनी सीजन में, सिल्क आपके कोकोन से ऑब्टेन किए जाते हैं और सिल्क वॉर्म्स, एंड वुल ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम शिप, गोट, कैमल, याक, रैबिट। बहुत सारे आपके ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे आप शिप ऑब्टेन करते हो। तो ये बात आपको याद हो गई, क्लियर हो गई, ये चीज आपको पूरी प्रॉपर क्लियर हो गई। तो चलो फिर हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वुल की एनिमल फाइबर में। तो बेटा वूल कम्स फ्रॉम many animals, that is sheep, goat, yak, camel, rabbit etc, है ना। इनसे आपको क्या होते हैं, आपको मिलता है वूल। आप जो मार्केट में वूल देखते हो वो बेसिकली दैट वूल इज ऑफ शीप। वो किसका होता है, शीप का होता है, क्योंकि शीप के वूल आर मच चीपर देन अदर वूल्स। जो आपके और एनिमल्स के वूल हैं उनसे चीप वूल आपको मिलेगा शीप का। दे बियर हेयर्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लीश। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लीश। और दैट हेयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो जो हेयर्स हैं दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो दैट दे ट्रैप लॉट ऑफ एयर्स एंड दे कीप देम वार्म थ्रू आउट देयर डे। जो हेयर्स क्या कहते हैं, ट्रैप कर लेते हैं बेटा एयर को, और फिर वो थ्रू आउट द डे एनिमल्स को वार्म रखने का काम करते हैं। सो दिस इज क्लियर। आपको अल्पाका एंड लामा गोट के बारे में आपने सुना होगा, दैट फाउंड ऑन साउथ अमेरिका, है ना। कश्मीरी गोट के बारे में सुना होगा, जिससे आपका कश्मीर में कश्मीर में आपका शॉल बनाई जाती, कश्मीरी शॉल। तो बहुत सारे शीप, बहुत सारे गोट आर देयर जिनसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हम वूल ऑब्टेन करते हैं। क्लियर, क्लियर टू एवरीबडी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एनिमल गेट न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो यू नो कि एनिमल गेट न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है। सो यू कैन से दे ईट प्लांट और एनिमल, वो ईट करते हैं प्लांट को या फिर एनिमल को। आपने सुना है एक टर्म जिसे कहते हैं हम हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, है ना, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस, है ना। आपने ये टर्म तो सुना ही होगा, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस, राइट। सो सिमिलरली कोई होते, सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर ओमनीवोरस। कुछ क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, दे आर कार्निवोरस। कुछ क्या करते हैं, प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। तो इन टर्म्स में ये तीन चीजें डिवाइड होती हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाएंगे, प्लांट की पत्तियां, है ना, प्लांट्स, फ्रूट, यही सब खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। जिन्हें दोनों चीजें खाने की आदत है दैट इज ओमनीवोरस। जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं वो आपके क्या हो गए, दैट आर कार्निवोरस। तो ये आपको क्लियर हो गया। बताइए मुझे जल्दी से, कार्निवोरस में एग्जाम्पल आप अपने डॉग का ले सकते हो, ओमनीवोरस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो लॉयन का, हार्बीवोरस में आप काऊ का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बच्चे बात करते हैं हम फिजिकल चेंज की। ओके एवरीबॉडी, जल्दी से मेरे को बता दो, थम्स अप कर दो, क्या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है फटाफट से मेरे को बता दो, तो आपको मैं नेक्स्ट टर्म में वो भी कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करा दूंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर होता है तो रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देखने का, आपको पक्का से पक्का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट लेफ्ट आउट ना रहे आपके दिमाग में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। अभी अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की। तो आपको पता है, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द सब्सटेंस that do not involve in change the identity or a chemical makeup of that substance, उसी चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जब इन द स्टेट ऑफ मैटर चेंजमेंट हो उसे हम कहते हैं बेटा फिजिकल चेंज। एंड ऑल द फिजिकल चेंज आर नॉट नेसेसरी। ठीक है, हर फिजिकल चेंज इज नॉट नेसेसरी, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं फिजिकल चेंज में एनी स्टेट कैन चेंज, दैट इज वो मेल्टिंग मेल्ट हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है, उस चीज को हम कट कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके फिजिकल चेंज के।
ठीक है बेटा, ये किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के। अभी हम चलते हैं, बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके चेंज में, सब्सटेंस के चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ये हमेशा रिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर आपकी आईज मेल्ट हो गई हैं तो फ्रीज करने के लिए आप क्या करोगे? वापस में उसे फ्रीजर में रखोगे तो वो वापस से आईज बन जाएगी, है ना? तो ये रिवर्सिबल है। इन सच केसेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता कि कुछ नया बन रहा हो, राइट? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बल्कि उसका स्टेट चेंज हो जाता है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। इसमें किस प्रॉपर्टी में चेंजमेंट आती है? बेटा आपका शेप बदल सकता है, जो भी सब्सटेंस मटेरियल है उसका शेप बदल जाएगा, साइज बदल जाएगी, कलर में चेंजमेंट हो सकता है, मे बी वो ब्लैक हो येलो हो जाए, है ना, ग्रीन हो येलो हो जाए, ऐसा हो सकता है। स्टेट उसका बदल सकता है, मेल्टिंग से फ्रीजिंग में, फ्रीजिंग से मेल्टिंग में, मेल्टिंग से इवेपोरेटिंग में, है ना, ऐसा हो सकता है। सब्सटेंस के स्टेट भी चेंज हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें अगर बदलेंगी तो दैट विल बी फिजिकल चेंज। हमेशा माइंड में याद रखना, जो रिवर्सिबल है वही फिजिकल चेंज है, जो रिवर्सिबल नहीं है वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सपोज अभी आपने आटा गूना, ठीक है, आपने डो बनाया। मम्मियाँ रोटी बनाने के लिए क्या करती है? डो बनाती है और फिर उसे जिसे हम कहते हैं चकले, चकले पे बेलन से बेलती हैं, ठीक है। फिर उस रोटी को वो मोड़ मोड़ के फिर से डो बना सकती हैं। लेकिन अगर उस एक बार रोटी को हमने कुक कर दिया, ठीक है, एक बार उस रोटी को हमने तवे पे कुक कर दिया, तो दोबारा से उसे हम डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में वो रोटी इज अ न्यू सब्सटेंस। उससे पहले जब वो उसे बेल रही थी चकले पे, दैट कैन बी रिवर्स्ड। उस रोटी को, वो जो बेली जा रही थी चकले पे, उसको हम वापस से डो में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन जब वो रोटी बन गई तो उसे हम डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ये फिजिकल चेंज आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं केमिकल चेंज पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाना को हम, जो बन जाती है रोटी, दैट इज केमिकल चेंज, क्योंकि वो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, राइट? तो अभी केमिकल चेंज में बात करते हैं। व्हेन one or more than one substance are forming, that called chemical change। जब एक से ज्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ये इट इज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन, इसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, और जब तक न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होंगी नई नई चीजें कैसे आएंगी? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियां जल गई तो दैट कैन नॉट बी रिवर्स, वो क्या है? केमिकल प्रोसेस है। लीव्स बर्न कर गई, दैट इज योर केमिकल चेंज। बेकिंग ऑफ केक, केक बेकिंग, ये भी आपका केमिकल चेंज है। मेटाबॉलिज्म, ये भी आपका केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ एग, ये भी आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए बेटा? ये सारे के सारे आपके केमिकल चेंज हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड। ये बहुत पूछ किया जाता है, एसिड बहुत पूछा जाता है, तो चलो बात करते हैं हम एसिड की। तो एसिड का टेस्ट आपका हो जाता है सोर, यानी कि खट्टा। जो चीज खट्टी है इसका मतलब उसमें एसिडिक मिला है। आपने कर्ड खाया है, दैट इज एसिडिक इन नेचर, वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। आपने लेमन जूस पिया है, वो भी क्या है? एसिडिक इन नेचर। आपने लेमन, नींबू को खाया होगा, वो भी क्या है? एसिडिक इन नेचर है। आपने ऑरेंज जूस पिया होगा, वो भी क्या है? एसिडिक इन नेचर है। आपने विनीगर खाया होगा, विनीगर, वो भी क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो जिनका भी टेस्ट आपको खट्टा लगेगा, दैट आर एसिड। इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है। दे हैव द पीएच वैल्यू लेस देन 7। रिलीज करते हैं ये H+ आयंस इन वाटर।
H प्लस आयन ये वाटर में रिलीज करते हैं। लिटमस पेपर जो आपको पता है किससे ऑब्टेन किया जाता है, लाइचिन से ऑब्टेन किया जाता है। वो ब्लू टू रेड टर्न हो जाता है जब भी वो डिप किया जाता है एसिड में। जब भी वो एसिड में डिप होता है इट टर्न्स इनटू ब्लू टू रेड, ब्लू से रेड में टर्न हो जाता है। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं नींबू का, दही का, विनेगर का, है ना, ऑरेंज जूस का, लेमन जूस का। सो मेनी थिंग्स आर देयर जिनका आप एग्जाम्पल ले सकते हो टू क्लासिफाई एसिड। अभी इनका नेचर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में इनका नेचर क्या होता है, तो द नेचर दे हैव इज एसिडिक इन नेचर। वो एसिडिक इन नेचर होते हैं क्योंकि दे कंटेन एसिड, उनका टेस्ट होता है सोर, इसीलिए वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो दिस इज क्लियर। ये सभी को समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो फटाफट से विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात पता चलनी चाहिए कि आपको ये टर्म क्लियर हुआ या नहीं कि व्हाट इज एसिड। ये क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। अभी एसिड की बात की, अभी सिंपल सिंपल छोटी छोटी से हम चीजें देखते हैं। वहां पे क्या था, पीएच वैल्यू लेस देन 7 थी, तो यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, राइट। वहां पे क्या था, खट्टा था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिटर टेस्ट होना चाहिए। वहां पे ब्लू टू रेड था लिटमस पेपर, तो यहाँ रेड टू ब्लू होना चाहिए। वहां पे क्या था, एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे बेसिक इन नेचर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या यही सारी चीजें हैं या नहीं। सो यस, देयर टेस्ट इज बिटर। उनका टेस्ट क्या है, उनका टेस्ट है बिटर, तभी वो क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन बेस। जिनका भी टेस्ट बिटर है तो यानी ये सही हुआ। पीएच वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7 है, बिल्कुल करेक्ट। लिटमस पेपर रेड टू ब्लू टर्न हो जाता है एंड दे आर बेसिक इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट। वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, रिलीज करते हैं OH माइनस आयन। जब वो वाटर से रिएक्ट करेंगे तो OH माइनस आयंस रिलीज करेंगे वाटर में। एग्जाम्पल आपका हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेस, राइट। ये बेस के एग्जाम्पल्स हैं। केमिकल में इनका नेचर बेसिक होता है। जब आप अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे में रब करोगे नो, तो यू विल फील सोपी सोपी, आपको साबुन साबुन जैसा फील होगा, क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन बेस, इसीलिए इनमें ऐसा सोपी सोपी सी फीलिंग आती है। आपके जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। जल्दी से बता दो ये पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं, राइट। मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से एवरीबॉडी। यस, डू गिव मी thumbs up if this concept is clear to you all। तो हम आगे बढ़े, सब कुछ मिक्सअप नहीं होना चाहिए ना, तब हम थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर, जल्दी से बताओ, क्लियर ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, दे लॉस वाटर, है ना, दे गिव आउट वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपको पता है जो स्टेम से क्या करते हैं लोग, स्टेम से वो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, लेकिन रूट क्या करता है, रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है उस वाटर और न्यूट्रिशंस को, ताकि फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग का प्रोसेस कर सके प्लांट। अब कुछ सम पानी इज लेफ्ट आउट, जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है उसके बाद भी कुछ पानी रह जाता है। सो व्हाट प्लांट डज, does the activity of, they does the process of transpiration, जिसमें they give out water through the small pores that are present in the leaves, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें we say stomata। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टोमेटा। सो उसी से वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वाटर को इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में वो रिलीज करते हैं वाटर को। द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ एक फोर्स, एक पुल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं सक्शन पुल। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सक्शन पुल, विच पुल्स द वाटर इनटू ग्रेटर एक्सटेंट हाइट। ग्रेटर एक्सटेंट हाइट तक वो उस पानी को पुल करता है ट्री में। और आपको बता दूं इस पुल को हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर मूव करता है थ्रू जाइलम। और ये कहाँ मूव करता है,
मूव करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसीलिए इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल्स। और दीज टाइप ऑफ पुल, दीज टाइप ऑफ वाटर मूविंग अप बाय द जाइलम प्रोड्यूसेस अ सक्शन फोर्स, जिसे हम कहते हैं सक्शन पुल्स, विच पुल अप द वाटर फ्रॉम दी जाइलम वेसल, जो पुल करता है वाटर को जाइलम वेसल से। दिस काइंड ऑफ सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, इसीलिए इसे हम ट्रांसपीरेशनल पुल भी कहते हैं। अब हम दो चीज की बात करते हैं, एक तो जाइलम की, बहुत बार आ रहा था जाइलम, और एक करते हैं फाइलम की। तो बेटा जाइलम क्या करता है, ये वाटर और न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लीव्स तक, और जब लीफ खाना प्रिपेयर कर लेती है तो फूड को ट्रांसफर करने का काम करती है पूरे बॉडी पार्ट्स में फाइलम। ठीक है, लीव्स से पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर फूड करने का काम होता है फाइलम का, वाटर न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने का काम होता है जाइलम का। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट वेल्व्स। तो वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं वेन में या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि वेल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन और नॉट। तो आई वांट टू टेल यू, अनलाइक आर्टरीज, वेन्स आल्सो कंटेन वेल्व्स, यानी आर्टरी की तरह, है ना। फ्रॉम अनलाइक आर्टरी, वेन्स भी कंटेन करती हैं वेल्व्स दैट इंश्योर कि ब्लड फ्लो खाली एक ही डायरेक्शन में होता है। आपको पता है कि आर्टरीज दे डोंट रिक्वायर वेल्व्स, क्योंकि उनमें प्रेशर आर सो मच हाई फ्रॉम दी हार्ट दैट आर सो स्ट्रॉन्ग कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बिकॉज दैट इज एबल टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसीलिए आपको पता है वेल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन नॉट इन आर्टरीज, यानी कि वेल्व्स जो है आर्टरीज में नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि किस में प्रेजेंट होती है, वेन्स में प्रेजेंट होती है। वेल्व्स ऑल्सो हेल्प ब्लड टू ट्रेवल बैक टू द हार्ट। वेल्व्स क्या करती हैं, दे ऑल्सो हेल्प ब्लड टू ट्रेवल बैक टू द हार्ट अगेंस्ट किस फोर्स से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वापस वो जा सके अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें भी हेल्प करता है वेल्व, किसमें, वेन्स में, ताकि फिर से ब्लड का फ्लो बैक हो सके हार्ट तक। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट टर्म में। अब हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन पता है क्या होता है, मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का, यानी कि ट्रांसफर करने का काम होता है। जैसे ब्लड क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट वेहिकल्स, वो ट्रांसपोर्ट करता है वेहिकल्स। हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। और आपको पता है आपके हार्ट की जो साइज है वो आपके फीस्ट की साइज की, कोई ऐसा नहीं होता आपका हार्ट इस तरह होता है, फीस्ट के साइज का होता है, आपका हार्ट इतना छोटा सा होता है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, दे आर दी नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स, यानी जो ट्यूब्स के नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो यही क्या है, दीज ऑल आर योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यही आपके क्या है बच्चे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बताती हूँ। हार्ट इज अ ऑर्गन which helps which pump blood to the all part of the body, यानी हमारे जो पूरा बॉडी ये पार्ट है ना, इसमें जो ब्लड पंप करता है वो हमारा हार्ट करता है। कौन करता है, वो हमारा हार्ट करता है। और इस गलत फहमी में मत रहो कि हार्ट का साइज ये है, नो, दिस इज नॉट द शेप ऑफ हार्ट। हार्ट का शेप कुछ इस तरह है बच्चों। ठीक है, इट इज अ साइज अबाउट ऑफ योर फीस्ट, इतनी छोटी जो मुट्ठी की साइज है ना, इसके साइज का आपका हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स आर देयर, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 आपके अपर चैम्बर होते हैं और 2 आपके लोअर चैम्बर होते हैं। अपर में क्या होता है, अपर में आपका राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम आता है। लोअर में आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। अपर को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, लोअर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये अपर आर्ट्रियम,
दिस इज राइट आर्ट्रियम है ना, और दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। बीच में आपकी पार्टीशन होता है हार्ट के, ताकि आपकी मिक्सिंग अप ना हो सके ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड का और कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड का, यानी दोनों ब्लड का मिक्सिंग अप ना हो सके, इसके लिए बीच में पार्टीशन किया हुआ है हार्ट में। सो दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्लियर हो गया, हार्ट आपको क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। कैपिलरी हमने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना, दे आर द टाइनी ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। अब आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कैरी करने का काम आर्टरीज का होता है हार्ट से लेकर अदर बॉडी पार्ट्स में, और इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर वेरी थिक। इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं। इनकी वॉल कैसी होती है, वेन्स की वॉल बहुत थिन होती है, क्योंकि वेन्स का काम होता है CO2 रिच ब्लड कैरी करने का ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक, ठीक है। जो पूरे बॉडी पार्ट्स है इनसे हार्ट तक कैरी करने का CO2 ब्लड का काम होता है वेन्स का। और अगर हम बात करें कैपिलरी की, तो वो आपको ऑलरेडी पता है कैपिलरी क्या होता है, दे आर द थिन ब्लड वेसल्स जो ज्वाइन करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, ठीक है बच्चों। अभी हम बात करेंगे हमारे पल्स रेट की या फिर पल्स की। तो आपको पता है हमारी आर्टरीज में आपको हाई ब्लड प्रेशर की थ्रॉम्बिंग होती है, जो हमारी आर्टरीज है उसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई तेजी से चलता है और वो क्रिएट करता है एक थ्रॉम्बिंग मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं पल्स। अब आपकी पल्स कितने नंबर ऑफ टाइम बीट करती है पर मिनट में, उसे ही हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मल पल्स रेट एक इंसान की 72 से 80 बीट पर मिनट होती है, यानी अगर हम नॉर्मल पल्स रेट की बात करें दैट इज बिटवीन 72 टू 80, ओके। किसकी है, 72 टू 80 के बीच में नॉर्मल पल्स रेट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हार्ट। हार्ट से रिलेटेड एक और चीज आती है कि आपकी जो हार्ट के वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स। वो किसके बने होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं आपके हार्ट के वॉल। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, इसकी वजह से एक रिदम प्रोड्यूस होता है, उस रिदम को हम हार्ट बीट बोलते हैं। उसको आप फील कर सकते हो अगर आप अपने हार्ट में लेफ्ट साइड में अपना हैंड पुट करोगे तो यू कैन फील इट। आपका जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है दैट इज 70 टू 80 पर मिनट। हार्ट बीट आपकी जो बीट करती है दैट इज 70 टू 80 पर मिनट, और स्टेथोस्कोप से डॉक्टर इस हार्ट बीट को सुन सकते हैं। इट इज अ डिवाइस टू हियर द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो यही आपका क्या है, यही आपका स्टेथोस्कोप है, ठीक है, यही आपका स्टेथोस्कोप है। क्लियर बच्चों, clear my all the students out there. Next we'll talk about salt. It is very easy. जिसका भी टेस्ट सॉल्टी हो, pH वैल्यू इक्वल्स टू 7 हो, वो आपके सॉल्ट हो जाते हैं। When we will add acid and base तो it will create salt and water, फिर वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट तो बहुत इजी है, सॉल्ट आपका बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो now this is time to tell you about a very amazing feature on Unacademy. So Unacademy has very amazing feature. तो आपको करना क्या है, पहले पहले तो क्या करना है, पहले तो इसे इंस्टॉल कर लो आपके फोन में। अगर आपने नहीं किया तो अभी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का मिलता है, जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ साथ आपको सारी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारी की सारी क्विजेज और टेस्ट सीरीज कराई जाती है ताकि आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सके। यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर्स विल बी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर आप इन सारी चीजों पे 10% का ऑफ चाहते हो तो आप मेरे कोड PRACH को अप्लाई कर सकते हो, राइट। आपको प्लस के साथ साथ आइकॉनिक का भी बेनिफिट मिलता है। दिस इज अ सेकेंड बेनिफिट यू आर गेटिंग ऑन अनअकैडमी, जिसमें प्लस का तो आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ आपके पर्सनलाइज्ड कोच हो जाएंगे,
ये मेंटोर आपको थ्रू आउट योर जर्नी गाइड करने वाला है। आपके पेरेंट्स भी इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस लाइव किए जाएंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट रहे ना, इसीलिए आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। ठीक है, दीज आर द फी स्ट्रक्चर्ड। बच्चों अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप फी स्ट्रक्चर को देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन फॉर, ये आपका 6th to 12th, यानी एक बार ले डालो पूरा 12th तक आपको फुर्सत मिल जाएगी। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर आपका सारी टेंशन आपने अनअकैडमी पे छोड़ देना है, बस आपके नंबर अच्छे आएंगे ये गारंटी हमारी होगी। ठीक है, और आपको इन सब पे 10% का ऑफ चाहिए तो मेरा कोड अप्लाई कर लेना, PRACH। ठीक है, इस कोड को अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग ऑल द फ्री बेनिफिट्स हेयर। पेड के साथ साथ आपको फ्री बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फ्री बेनिफिट्स में आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं बेटा, और टेस्ट सीरीज होती है। इनको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। अनलॉक करना पड़ता है आपको इस फीचर्स को अपने कोड से। वो कोड आपका है PRACH। वो कोड क्या है? दैट कोड इज PRACH। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये याद हो गया। अब हम बात करेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर की। ठीक है, क्या बात करनी है? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर की बात करनी है। तो आपको पता है कितना अमाउंट ऑफ वाटर कितने यूनिट टाइम में ड्रेन हो रहा है सॉइल में, इसी को हम परकोलेशन रेट से चेक करते हैं। परकोलेशन रेट को हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज कितना अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रेनिंग कितने परकोलेशन टाइम में, है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय परकोलेशन टाइम। ठीक है, क्लियर। अभी आपको पता है बेटा सैंडी सॉइल कैसा है, इट इज क्वाइट लूज। वो लूज है, इसी वजह से परकोलेशन रेट इसमें हाईएस्ट हो जाती है। लेकिन क्लेई सॉइल कॉम्पैक्ट होने के साथ, कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसमें जो परकोलेशन रेट है दैट इज वेरी लोएस्ट। उसकी वजह से उसका रेट जो है क्लेई सॉइल में वो लोएस्ट है। सैंडी सॉइल हैविंग हाई परकोलेशन रेट अलाउ करता है रेन वाटर को टू रीच वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में भी और जल्दी जल्दी भी वो ड्रेन हो जाता है। ठीक है, percolation rate of water in sandy soil is fastest and in clay soil it is slowest। ये क्लियर हो गया। ये percolation rate और water retention दोनों अलग अलग है, ये बात याद रखना। water retention ज्यादा होता है clay soil में, कम होता है सैंडी में। percolation rate ज्यादा है सैंडी में, कम है क्ले में। ठीक है बच्चों, इस बात को अपने दिमाग में क्लियर करके रख लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, सैंडी सॉइल की बात करते हैं। तो बेटा जितनी सैंडी सॉइल है आपको पता है, क्योंकि इनका वाटर रिटेंशन लोवेस्ट होता है, इसकी वजह से इसमें कोई भी क्रॉप जल्दी ग्रो नहीं कर सकते एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट थॉर्न्स, बुशेस एंड माइलेट्स। क्योंकि इन सबको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये सब ज्यादा पानी ही नहीं लगता इन्हें, इसीलिए दे ऑल कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल बट नॉट अदर देन दैट। इनसे ज्यादा कोई भी क्रॉप इसमें ग्रो नहीं कर सकता, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट वन इज योर क्ले सॉइल। क्ले सॉइल आपने देखा है अपने घरों में पॉट्स रखे हुए, गमले रखे हुए देखे होंगे। वो पॉट्स किसके बनते हैं? दैट पॉट इज मेड ऑफ क्ले सॉइल। वो किसके बने होते हैं बेटा? क्ले सॉइल के बने होते हैं। सिमिलरली दिस इज अ बेस्ट सूटेड सॉइल, क्योंकि रिटेंशन कैपेसिटी इनकी क्या होती है? रिटेंशन कैपेसिटी इनकी बेटा हाई होती है, रिटेंशन कैपेसिटी इनकी हाईएस्ट है। इसकी वजह से दे आर द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर पैडी क्रॉप। जितने भी पैडी क्रॉप्स हैं उनके लिए दे आर द बेस्ट सूटेड सॉइल, क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पानी को रिटेन कर सकते हैं। जैसे आप वीट और ग्राम्स हो गई, wheat grams, ये सब easily they can grow in sandy soil। ये सब they all can grow easily in clay soil। वो clay soil में easily grow कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो, यानी सैंडी में क्या ग्रो करते हैं? सैंडी में ग्रो करते हैं माइलेट्स, थॉर्न, बुशेस। क्ले में कौन ग्रो करता है? व्हीट, ग्राम्स और पैडी क्रॉप्स क्ले में ग्रो कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज लूमी सॉइल? लूमी सॉइल में क्या होता है बेटा? फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, बिग पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट सॉइल होता है क्रॉप्स के लिए।
यहाँ पर ये सबसे बेस्ट सॉइल कंसीडर किया जाता है फॉर क्रॉप्स, फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। लेंटिल्स यानी कि जो आपकी दाल होती है, किसकी दाल होती है, जो आपकी वो कौन सी दाल बोलते हैं उसे, मसूर की दाल बोलते हैं शायद, मसूर की दाल के लिए बहुत फेमस होती है। या फिर अदर काइंड्स ऑफ पल्सेस के लिए अरहर दाल हो गया, तूर दाल हो गई, हर दाल के लिए ये बिल्कुल बेस्ट क्रॉप होती है, जिसे हम कहते हैं लूमी सॉइल। क्लियर? लूमी सॉइल क्लियर हो गया सबको? मुझे फटाफट से बता दो लूमी सॉइल क्लियर हुआ या नहीं। दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। यानी कि सैंडी किसमें, सैंडी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सैंडी है माइलेट्स के लिए, थॉर्न्स के लिए, बुशेस के लिए। आपका क्ले सॉइल इंपॉर्टेंट है ऑल काइंड्स ऑफ पैडी क्रॉप्स, wheat and grams, ठीक है। एंड लूमी सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लूमी इज इंपॉर्टेंट फॉर लेंटिल्स एंड पल्सेस। ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक करंट इज द थिंग, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज अ पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है दैट इज अ पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, फ्लो करता है। यानी इस करंट को फ्लो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पाथ की जरूरत पड़ती है। और वो पाथ, ये जो आप पाथ देख रहे हो, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये सर्किट प्रोवाइड करती है। दैट पाथ इज प्रोवाइडेड बाय सर्किट। इसी के थ्रू सारा का सारा करंट फ्लो करता है एक सोर्स से अक्रॉस वेरियस कंपोनेंट, है ना, एक सोर्स से हर कंपोनेंट तक पास करने का काम इलेक्ट्रिक सर्किट करता है। और ये आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी होती है। तो दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हुआ या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बहुत इजी है यार, जितने वेरियस काइंड्स ऑफ पार्ट आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो ये सर्किट दिख रही थी आपको, इसको बनाने के लिए जिस जिस कंपोनेंट का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जैसे आपका सेल हो गया, बैटरी हो गई, बल्ब हो गई, स्विच हो गई, ये सब क्या है, दीज आर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। और बैटरी, एक बात समझ लेना, बैटरी का मतलब होता है जब दो से ज्यादा सेल मिले होंगे तब हम उसे बैटरी कहते हैं। जब टू और मोर सेल्स आर फॉर्म्ड तो उसे हम कहते हैं बच्चे बैटरी। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो आपको पता है कि हर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपकी जो फ्रिज है, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, फैन, एसी, कूलर, टीवी, माइक्रोवेव, है ना, वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे, आयरन, है ना, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, दीज ऑल आर दी इलेक्ट्रिक करंट, दे ऑल आर दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। जब वायर गेट हीटेड अप देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उससे पास करने लगती है। तो यही काम होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट इज हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट को हम हीटिंग कोल भी कहते हैं, हीटिंग वायर भी कहते हैं, है ना। को पता होना चाहिए कि वायर और कोल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, वायर और कोल कॉइल को ही हम कहते हैं हीटिंग एलिमेंट्स, क्योंकि दे वर्क ऑन दी हीटिंग प्रिंसिपल। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तभी वायर हीट अप होता है, इसीलिए इसे हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। एंड वो हीटिंग यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड करता है कि वायर की थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है, मटेरियल आपने कौन सा यूज किया है, इन सब पे आपका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट डिपेंड करता है। सो आई एम क्लियर हियर, आई एम क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ आई एम क्लियर हियर और नॉट। नेक्स्ट, बस यहीं तक हमारा आज का टॉपिक रहा बच्चे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। डोंट वरी, जितने और लेफ्ट आउट टॉपिक्स होंगे हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करें। टिल देन इस सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये सेशन कितना कितना अच्छा लगा। मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले कमेंट करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि आपको ये सेशन कितना अच्छा लगा। मंडे टू सैटरडे मेरी 3 PM पे क्लास होती है बच्चों, और संडे को मेरी क्लास हमेशा आपकी 10 AM पे होती है, मेरा ये स्केड्यूल याद रखना।
टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मस्ती करो, मजे करो, खाओ पियो, अच्छे से रहो, लेकिन ज्यादातर अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाओ क्योंकि दिस इज योर एग्जामिनेशन टाइम, राइट। इसी नोट के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।